नमस्ते। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि हम उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे? एक अजीब सी बेचैनी, जैसे जैसे हम किसी अनजानी दुनिया में कदम रख चुके हैं। सवाल ये है कि इस भागदौड़ भरी बदलती दुनिया में हम अपनेपन और एकता का एहसास कैसे बनाए रखें? हम ऐसे घर, चाहे वो ईंट पत्थर के हों या विचारों के, कैसे रचें जहां हम सुकून पा सकें, जहां हमें लगे कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत में जैसे अन्य स्थानों पर भी हम एक नई प्रकार की गैर मानवीय बुद्धि को आत्मसात करने की दौड़ में लगे हैं, जो अस्तित्व के अनेक आयामों में व्याप्त है। ये चुनौती सबसे स्पष्ट रूप से साहित्य में उभरती है, जहां हमारे लेखक और कथाकार इन नई वास्तविकताओं को शब्दों में पिरोने के लिए जूझ रहे हैं। भारत में और विश्व के अन्य हिस्सों में भी हम एक ऐसी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कहें एआई जैसे गैर मानवीय समझ हमारे जीवन के हर कोने में प्रवेश कर रही है। लेकिन बात सिर्फ तकनीक की नहीं है, विज्ञान भी हमें चौंका रहा है। क्वांटम फिजिक्स हमें बताता है कि जिन चीजों को हम स्थिर और बेजान मानते हैं, जैसे कि ये मेज, ये कुर्सी, ये लाइट, ये कैमरा, वे वास्तव में वैसे हैं ही नहीं। उनके भीतर एक अप्रत्याशित हलचल है, एक ऐसी ऊर्जा जो मानो चेतना या बुद्धिमत्ता का संकेत देती है। लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह हमारे पास नए और विघटनकारी ज्ञान रूपों को समायोजित करने का कोई मजबूत ढांचा नहीं है। हम एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसे हम रास्ते में ही बनाना सीख रहे हैं। हर मोड़ पर यह इंटेलिजेंस हमें टोकती है, हमारे अस्तित्व से सवाल करती है। तो इस अनिश्चितता में हमारा सहारा क्या है? हम कहाँ जाएं? शायद इसका जवाब भविष्य में नहीं बल्कि हमारे अतीत में छिपा है। पिछले 9000 वर्षों से कवियों ने हमारे लिए शब्दों का एक अस्तित्व गृह रचा है, एक ऐसा आश्रय जहां हमारी आत्माएं बसी हैं, जहां हमने एक दूसरे के साथ जीना सीखा है। ये काव्यात्मक गर्भ हमें जोड़ता है, हमारी गहरी चिंताओं और अस्तित्वगत सवालों को आवाज देता है। कवियों ने अपने शब्दों से न केवल हमें पनाह दी, बल्कि एक ऐसी मजबूत जमीन भी दी जिस पर खड़े होकर हम मानव होने के गहरे रहस्य को समझ सकते हैं। आज जब हम एक नई क्रांतिकारी दुनिया का सामना कर रहे हैं, ये शब्दों का घर, ये काव्यात्मक जमीन पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। यही वो ठिकाना है जो हमें इस तूफान में संभाले हुए है। जब मैं राजीव मुद्गल की पुस्तक देवताओं का मौन का अंग्रेजी में अनुवाद कर रही थी, जिसका अंग्रेजी शीर्षक द गॉड्स हैव गॉन साइलेंट है, तब कई सवाल मेरे मन में आए। इनमें सबसे जटिल सवाल था वैचारिक और शारीरिक उन्मुखता का। हेगल और मार्क्स के वैचारिक और ऐतिहासिक भौतिकवाद के जरिए वैचारिक उन्मुखता का समझना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन शारीरिक उन्मुखता या बॉडीली एंड फिजिकल ओरिएंटेशन मुझे बार बार परेशान करता रहा। आखिर शारीरिक उन्मुखता का मतलब क्या है? इस सवाल के जवाब में मुझे वेदों की शारीरिक संरचना और प्राण की अवधारणा से जोड़ा गया। मुझे गांधी का हिंद स्वराज, कालिदास की शकुंतला और कुमार संभव पढ़ने की सलाह दी गई। कई प्रयासों के बाद जो मन में सवाल उठे वो ये थे कि साहित्य का सार और उसकी प्रकृति क्या समय के साथ बदलती है? क्या समय के पूर्वाग्रहों और पक्षपातों की पड़ताल की जा सकती है? उदाहरण के लिए प्रेमचंद, रेणु, नागार्जुन, यशपाल जैसे लेखकों की रचनाओं में समय का सार सामाजिक न्याय और वर्ग संघर्ष की वैचारिक दृष्टि के साथ उभरता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन लेखकों ने, जिन्होंने किसानों के जीवन को अपनी रचनाओं में स्थान दिया, क्या उनकी पूरी सच्चाई को चित्रित किया, या उन्होंने मुख्य रूप से उनके सामाजिक संघर्षों और सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया और उनके अस्तित्व के गहरे पारिस्थितिक पहलुओं को अनदेखा कर दिया?
इन लेखकों की कृतियों में किसानों की पारिस्थितिक और शारीरिक उन्मुखता, उनका पृथ्वी, जल, वायु, सूरज, आकाश, ऋतुओं और देवताओं के साथ जीवंत संवेदी रिश्ता पर्याप्त रूप से नहीं उभरा। ये कमी साहित्य में किसानों और उनके विश्व के चित्रण में एक गहरी खाई को दर्शाता है। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि किसानों का ये भौतिक और पारिस्थितिक जुड़ाव धरती, आकाश, पानी, हवा और जीवनदायी शक्तियां जैसे देवताओं के साथ क्या उसे साहित्य में उचित स्थान मिला? ये रिश्ता केवल पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि उनके रोजमर्रा के जीवन का एक सक्रिय हिस्सा है, जो उनकी जरूरतों को, उनके रहने की जगह और उनके पूरे अस्तित्व को आकार देता है। ये शारीरिक उन्मुखता एक खुले, उज्जवल और प्रकाशित स्थान या देवत को संदर्भित करती है, जिसमें किसान रहते हैं। ये स्थान उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप जवाब देता है, उनके जीवन को वसु या निवास योग्य बनाता है। ये महज वस्तु नहीं, बल्कि एक ऐसा वास है जो संरक्षण, देखभाल और पारस्परिकता के जरिए उनकी दुनिया को गढ़ता है। किसानों का दृष्टिकोण मूलतः अनुभव आधारित है। उनका जुड़ाव विचारधाराओं से कम और प्रत्यक्ष अनुभवों से ज्यादा है। वे देवताओं, ऋतुओं और प्रकृति को कल्पना नहीं, बल्कि जीवित और ठोस हकीकत मानते हैं। ये उनके जीवन का हिस्सा है, निरंतर लेन देन और देखभाल का रिश्ता। उदाहरण के लिए, एक पेड़ का शरीर केवल उसकी जड़ें, तना, शाखाएं और पत्तियां ही नहीं, बल्कि मिट्टी, बारिश, हवा, सूरज, आकाश और चंद्रमा भी है। ये दृष्टिकोण निवास का एक नया काव्यात्मक तरीका प्रस्तुत करता है, जो किसानों के अस्तित्व को उनकी पारिस्थितिक जड़ों से जोड़ता है। शरीर क्या है? क्या हम आज इसके रूप और अस्तित्व को समझ सकते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य पश्चिमी प्रगतिशील विचारों से प्रभावित होकर अनजाने में देकार्त के द्वैतवाद का शिकार हो गया, जहां मन और विचार को शरीर और प्रकृति से श्रेष्ठ और अलग माना जाता है। लेखकों ने किसान के मन और उसकी सामाजिक चेतना को तो चित्रित करने का प्रयास किया, लेकिन उसके शरीर, उसकी पूरी पारिस्थितिक सत्ता को केवल पृष्ठभूमि मानकर छोड़ दिया। आधुनिक हिंदी साहित्य में एक विरोधाभास नजर आता है। ज्यादातर लेखकों का ध्यान सामाजिक यथार्थ, संघर्ष और प्रगतिशील विचारों पर रहा। ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि उस दौर का पाठक वर्ग मुख्यतः शहरी, पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग था। लेकिन क्या इसी वजह से किसानों की छवि को उनकी जमीन से काटकर समाजवादी या प्रगतिवादी कल्पना में ढाल दिया गया? प्रेमचंद, यशपाल, रेणु जैसे लेखकों की रचनाएं जो ग्रामीण जीवन की कहानियां सुनाती हैं, वास्तव में किसानों की उस गहरी वास्तविकता को पकड़ने में असमर्थ रही हैं, जो उनकी जमीन, उनके पर्यावरण और उनके आध्यात्मिक विश्व से जुड़ी हैं। उनकी रचनाएं वैचारिक उन्मुखता पर केंद्रित है, जहां पर सामाजिक मानव विज्ञान के सतही तथ्यों जैसे दैनिक जीवन हुई, बोली, अंधविश्वास, त्योहार और रूढ़िगत धार्मिकता के आधार पर किसानों का चित्रण हुआ। ये दृष्टिकोण किसानों के उस गहरे संवेदी रिश्ते को नजरअंदाज करता है जो उनके पर्यावरण, पृथ्वी, वातावरण और आकाश से जोड़ता है। नतीजा ये हुआ कि मनुष्य और पर्यावरण का रिश्ता साहित्य में पीछे छूट गया। इंसान को केवल सामाजिक या आर्थिक प्राणी मानकर चित्रित किया गया। ये सोच अनजाने में उस विचारधारा को मजबूत करती है जहां प्रकृति सिर्फ संसाधन बनकर रह जाती है, एक उपयोग की वस्तु। परिणाम स्वरूप प्रगति के नाम पर पारिस्थितिक विनाश को भी एक तरह की सांस्कृतिक वैधता मिल गई। इन रचनाओं में प्रगति के नाम पर एक वैचारिक और काल्पनिक समाजवाद को बढ़ावा दिया गया, जो शरीर को उसकी पारिस्थितिक जड़ों से उखाड़कर सामाजिक ढांचे में पुनः स्थापित करता है। तो संक्षेप में, साहित्य में किसानों का चित्रण हुआ, लेकिन उनका वो गहरा जुड़ाव मिट्टी, मौसम, जल और ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह सामने नहीं आया। सामाजिक सुधार और प्रगतिशील की छवि ने
उनके उस जीवंत अनुभव को दबा दिया जो उनके जीवन का असली आधार है। ये कमी न केवल साहित्य की सीमा को दर्शाती है, बल्कि ये सवाल भी उठाती है कि क्या अब इस खोए हुए संबंध को पुनः प्राप्त करना संभव है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारी कहानियां, हमारे उपन्यास, हमारे फिल्में और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की बातचीत हमें हमारे पारिस्थितिक सच से दूर कर रही हैं? क्या हम विचारधाराओं की चकाचौंध में अपने परिवेश को भूल रहे हैं? हम कहानियों में जो छोड़ देते हैं वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम दिखाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य ने किसान के सामाजिक संघर्ष को उजागर करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया, लेकिन उसकी पारिस्थितिक आत्मा को अनदेखा करके एक गहरी भूल की। तो क्या अब इस खोए हुए संबंध को पुनः प्राप्त करना क्या संभव है? ये प्रश्न केवल साहित्यकारों के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए है। शायद हमें अपनी कहानियों को फिर से लिखना होगा। ऐसी कहानियां जो हमें याद दिलाएं कि हमारा शरीर केवल हमारा नहीं है, ये पृथ्वी, जल, वायु, सूर्य और आकाश का भी है। तो चलिए जनरेटेड वॉइसेस के माध्यम से सुने राजीव मुद्गल की पुस्तक देवताओं के मौन के किसानों की शारीरिक उन्मत्तता पर हुई एक चर्चा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, ताकि आप जैसे अच्छे साहित्य को पसंद करने वाले और लोगों तक ये पहुंचे। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद कुछ सोचने पर मजबूर करने वाले विषय पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास राजीव मुद्गल की किताब है देवताओं का मौन, और उसका एक अहम हिस्सा है आधुनिक साहित्य और किसानों की शारीरिक उन्मुक्तता। और साथ ही हम एक YouTube स्रोत पर भी नजर डालेंगे। इसमें नाटक अनिष्ट का दस्तक और उस पर बनी फिल्म शहर की बात हुई है। तो आज हमारा इरादा ये समझने का है कि किसानों का अपनी जमीन, अपने मौसम, अपने पूरे परिवेश के साथ जो एक गहरा, लगभग जिस्मानी सा रिश्ता होता है। जी बिल्कुल, शरीर से जुड़ा हुआ। हाँ, वही। उसे हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य ने कैसे देखा है या शायद कैसे अनदेखा कर दिया है, और इस देखने या अनदेखे करने के मायने क्या है, मतलब क्यों ये बात आज हमारे लिए जरूरी है। हाँ, इसके गहरे निहितार्थ हैं। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। मुद्गल अपनी किताब में एक इशारा करते हैं कि हम एक ऐसी युग में जी रहे हैं जहां विज्ञान और तकनीक ने पुरानी आस्थाओं की, कहानियों की जगह ले ली है। हाँ, जैसे चांद, अब वो कवियों वाला चांद कम है और हीलियम-3 का भंडार ज्यादा लगता है। बिल्कुल। लेकिन इस बदलाव में क्या हमने अनजाने में कुछ बहुत कीमती खो दिया है? यही सवाल मुद्गल भी उठाते हैं। हाँ, वो एक जगह पूछते हैं, और ये बात मुझे बहुत चुभी, जब आप साहित्य से वेदांत अलग कर देते हैं तो सनातन खत्म। ये बहुत वजनदार बात है। बहुत बड़ी बात है ये, और हम कोशिश करेंगे समझने की कि उनका इशारा आखिर है किस तरफ। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उस YouTube स्रोत से जिसमें नाटक अनिष्ट का दस्तक और फिल्म शहर का जिक्र है। जी। ये नाटक, जैसा कि स्रोत बताता है, आधुनिक भारत के गहरे दर्द को, एक संकट को दिखाता है। हाँ, वो बिखराव, वो टूटन, विस्थापन, परंपराओं का टूटना, और जिससे हम तरक्की या प्रगति समझ रहे हैं वो अक्सर एक खोखला वादा ही निकलती है। बिल्कुल। ये नाटक और फिल्म वो बहुत साफ तौर पर दिखाते हैं कि जिसे हम आधुनिकता कहते हैं उसका असर हमारे मन पर, हमारी चेतना पर कैसे पड़ता है। कैसे? मतलब क्या करती है ये आधुनिकता? ये हमारी पूरी दुनिया को, हमारी समझ को जैसे टुकड़ों में बांट देती है, खंडित कर देती है। अच्छा। हमारा जो अतीत है, हमारी जड़ें हैं, वो हमसे दूर हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें तरक्की की किसी झूठे इतिरास ने निगल लिया हो। और नाटक में शहर जो है वो सिर्फ कोई जगह नहीं है, वो एक ताकतवर प्रतीक बन जाता है। किस तरह का प्रतीक? क्या दिखाता है ये शहर? देखिए, ये शहर उस ताकत का प्रतीक है जो हर उस चीज को, हर उस इंसान को किनारे लगा देता है, मिटा देता है। अच्छा। जो भी उसके बनाए हुए तरक्की के खाके में, उसके फ्रेम में फिट नहीं बैठता। जैसे पुरानी जीवन शैलियां? हाँ, पुरानी जीवन शैलियां, हुनर, संस्कृतियां, उनकी सारी संभावनाएं सब जैसे उखाड़ फेंकी जाती हैं। ओह। और देखिए, विडंबना क्या है, नाटक में शहर को ही एक लंगड़े, बेनाम आदमी के तौर पर दिखाया गया है। शहर को? शहर को बिल्कुल एक लंगड़े आदमी की तरह। हाँ। जो खुद बैसाखियों के सहारे चलता है।
मतलब ये कि ये जो चमचमाती तरक्की है वो अंदर से कितनी खोखली है और दूसरों पर कितनी निर्भर है। ये तो गजब की तस्वीर है। ये खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। और इस बिखराव को, इस टूटन को नाटक के किरदारों के जरिए दिखाया गया है ना? बिल्कुल। जैसे वो बंसी की कहानी है। हाँ, बंसी की कहानी तो दिल दुखाने वाली है। वो गांव में लोकगीत और भजन गाकर लोगों का मनोरंजन करता था। अच्छा। उसके माँ बाप भी यही करते थे, ये उनका पुश्तैनी काम था। लेकिन फिर गांव में भयानक बाढ़ आती है, सब कुछ तबाह हो जाता है। ओह। और बंसी अपने माँ बाप से, अपनी जड़ों से हमेशा के लिए बिछड़ जाता है। उसकी बाकी जिंदगी बस इसी उखड़ेपन में, इसी पहचान के संकट में गुजरती है कि वो कौन है, कहाँ का है। और एक दुर्गा की कहानी भी है शायद, जो कुम्हार है। जी, दुर्गा। उसका खानदान बहुत सुंदर नक्काशी वाले बर्तन बनाने के लिए मशहूर था। उनके पास एक गुप्त कला थी, पीढ़ियों से चली आ रही। अच्छा। लेकिन नए जमाने में हाथ के बने बर्तनों की, उस कला की कोई कदर नहीं रही। मशीनों का जमाना आ गया। हाँ, ये तो हुआ है। और हालात उसे ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं जहां वो अपराध की दुनिया में फंस जाता है। और आखिर में वो भी अपनी कला से, अपने घर से, अपनी पहचान से, सबसे कट जाता है। ये पात्र सिर्फ कहानियां नहीं है, ये उस दर्दनाक बिखराव के जीते जागते सबूत हैं जो आधुनिकता अक्सर अपने साथ लाती है। सब कुछ तोड़ देना, बिखेर देना। ये बिखराव, टूटन की बात, ये हमें सीधे राजीव मुद्गल के काम पे ले आती है। जी। जहां अनिष्ट का दस्तक इस बिखराव को दिखाता है, वहीं मुद्गल अपनी किताब में इस बिखराव की जड़ों तक जाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और खासकर जब वो किसानों के बारे में लिखते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि किसानों में एक सहज ज्ञान होता है, एक शारीरिक उन्मुखता। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, लेकिन शायद यहीं पर बात की गहराई छुपी है। इसका क्या मतलब है, ये शारीरिक उन्मुखता? मुद्गल का तल्क वाकई मौलिक है और ध्यान खींचने वाला है। वो कहते हैं कि किसानों का दुनिया को देखने का, उसे महसूस करने का तरीका हम शहरी पढ़े लिखे लोगों जैसा वैचारिक नहीं होता। वैचारिक नहीं मतलब आइडियोलॉजिकल नहीं। हाँ, आइडियोलॉजिकल या कहें दिमागी नहीं होता। उनका तरीका शारीरिक होता है, फिजिकल, जिस्मानी होता है। अच्छा, कैसे? उनके लिए धरती सिर्फ मिट्टी नहीं है, हवा सिर्फ गैस नहीं, सूरज सिर्फ आग का गोला नहीं, बारिश सिर्फ पानी नहीं। ठीक है। यहाँ तक कि देवता और स्वर्ग, ये उनके लिए केवल सोच या कल्पना की बातें नहीं हैं। अच्छा, तो फिर क्या है ये सब उनके लिए? मतलब शारीरिक रिश्ता कैसे बनता है इन चीजों से, देवताओं से भी? ये समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये थोड़ा अलग है हमारी सोच से। मुद्गल इसे वास और वासी के रिश्ते से समझाते हैं। वास और वासी? हाँ, इसे ऐसे समझिए, किसान जिस जमीन पर रहता है वो उसके लिए सिर्फ एक जगह या प्रॉपर्टी नहीं है, वो उसका वास है। वास मतलब घर रहने की जगह, लेकिन सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवित चीज है। जीवित जमीन। हाँ, और ये वास एक खुला रोशन माहौल है जिसे वो देवता का रूप भी मानते हैं। देवता का रूप? हाँ, जो वासी की यानी रहने वाले की जरूरतों को पूरा करता है, उसकी जीने लायक माहौल बनाता है, जिसे मुद्गल वसु कहते हैं। वसु यानी वो सब कुछ जो जीवन देता है, पोषण देता है। तो ये एक लेन देन का, एक देखभाल का रिश्ता है। अच्छा, ये लेन देन का रिश्ता है। एक देखभाल का रिश्ता है। हवा, पानी, मिट्टी, धूप, ये सब किसान के शरीर का हिस्सा बन जाते हैं और वो इनका। उसकी चेतना उसके आसपास के माहौल से अलग नहीं होती। अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया में कोई दीवार नहीं होती। अंदर बाहर एक। हाँ, और देवता कोई आसमान में बैठा अमूर्त विचार नहीं है, बल्कि इसी वास की जीवन देने वाली शक्ति है, जिसे वो रोज महसूस करता है, अपने शरीर में महसूस करता है। वाह, ये तो दुनिया को देखने का बिल्कुल अलग नजरिया है, अंदर बाहर का भेद मिट जाना। बिल्कुल। लेकिन फिर मुद्गिल एक चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि प्रेमचंद, यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु जैसे महान लेखक, जी, जिन्होंने किसानों पर इतना लिखा, हाँ, जिन्होंने किसानों की जिंदगी पर इतना गहराई से लिखा, वो भी किसानों के इस गहरे शारीरिक जुड़ाव को अपनी कहानियों में पूरी तरह नहीं पकड़ पाए। ऐसा क्यों है? क्या प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु जैसे हमारे जितने बड़े लेखक हैं, जिन्होंने किसानों की जिंदगी पर इतनी गहराई से लिखा, हाँ बिल्कुल लिखा, क्या वो उनकी दुनिया की एक बहुत अहम परत को पकड़ने से चूक गए? ये सवाल तो है, सोचने वाला सवाल है। हाँ, और बात सिर्फ गरीबी या शोषण या सामाजिक संघर्षों की नहीं हो रही है यहाँ। नहीं, उससे आगे की बात है। स्रोत इशारा कर रहे हैं किसान के उस रिश्ते की तरफ जो उसका अपनी धरती, अपने मौसम, आसमान, मतलब पूरे परिवेश के साथ होता है। वो गहरा कनेक्शन
बिल्कुल। क्या साहित्य ने इस गहरे रोजमर्रा के जुड़ाव को उतनी तवज्जो दी जितनी शायद देनी चाहिए थी? ये एक बहस का मुद्दा बन सकता है। महारथी हैं ये तो। हाँ, अपने क्षेत्र के दिग्गज। जिनकी कलम ने ग्रामीण भारत को जैसे जिंदा कर दिया, वो किसान जीवन के एक बहुत बुनियादी पहलू को शायद नजरअंदाज कर गए। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि हम तो गोदान या मैला आंचल को किसान जीवन का महाकाव्य जैसा मानते आए। हाँ बिल्कुल, ये दावा जो है वो हमारी स्थापित मान्यताओं को थोड़ी चुनौती देता है और इसीलिए ये सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत इसे समझाने के लिए दो तरह के नजरिए या कह लीजिए उन्मुक्ता की बात करते हैं। एक है शारीरिक उन्मुक्ता, बॉडीली ओरिएंटेशन। शारीरिक उन्मुक्ता। हाँ, और दूसरी वैचारिक उन्मुक्ता, मतलब आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। ओके। और स्रोत का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि किसान का अपने परिवेश के साथ जो रिश्ता है वो मुख्य रूप से शारीरिक होता है, वैचारिक कम। शारीरिक उन्मुक्ता और वैचारिक उन्मुक्ता, इनको थोड़ा और खोलेंगे? मतलब क्या है इनका किसान के संदर्भ में? देखिए, स्रोत के अनुसार वैचारिक उन्मुक्ता का मतलब है दुनिया को विचारों, सिद्धांतों और सामाजिक ढांचों के लेंस से देखना। जैसे प्रगति, समाजवाद, राष्ट्रवाद या फिर जातिवाद, शोषण, न्याय, इन सब आइडियाज के जरिए। ठीक है, समझी। और शारीरिक उन्मुक्ता? शारीरिक उन्मुक्ता का मतलब है अपने वजूद को, अपने होने को सीधे अपने शरीर और अपनी इंद्रियों के माध्यम से महसूस करना। अच्छा। मतलब अपने आसपास की जो भौतिक दुनिया है, जो प्राकृतिक जगत है, उससे सीधे जुड़कर। ओके। अब किसान के लिए पृथ्वी सिर्फ मिट्टी नहीं है, या हवा सिर्फ हवा नहीं, सूरज सिर्फ रोशनी नहीं, बारिश सिर्फ पानी नहीं। ये सब उसके जीवन के सक्रिय हिस्से हैं, एक्टिव पार्ट्स, जिनसे उसका सीधा रोजमर्रा का एक लेन देन है। लेन देन? हाँ, एक तरह का संवाद। स्रोत इसे देवत कहते हैं। देवत? हाँ, देवत यानी वो खुला, स्पंदित, जीवंत परिवेश जिसमें किसान रहता है, जो उसकी पुकार सुनता है, उसकी जरूरतों का जवाब देता है और उसके जीने के लिए अनुकूल स्थितियां यानी वसु बनाता है। वसु? हाँ, वसु। ये एक तरह का आपसी संवाद है, निर्भरता का रिश्ता है। और स्रोत ये भी बताते हैं कि लेखक ने ये नजरिया कोई हवा में नहीं बनाया। अच्छा। उन्होंने केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ काफी लंबा वक्त गुजारा, उनसे बातचीत की, उनके साथ रहे और उस अनुभव से ये समझ विकसित की। अच्छा, तो देवत यानी वो पूरा जीवित परिवेश और वसु यानी जीने के लिए जरूरी अनुकूलता। और किसान ये सब अपने शरीर से, अपनी इंद्रियों से महसूस करता है। बिल्कुल। तो स्रोत का कहना ये है कि हिंदी साहित्य में जो किसान के किरदार हैं, उनमें ये शारीरिक उन्मुखता, ये देवत और वसु वाला जो रिश्ता है जी, वो गायब है। गायब शायद बहुत सख्त शब्द हो, पर हाँ, वो प्रमुखता से नहीं दिखाया गया है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन क्यों? जैसे गोदान में होरी का अपनी गाय से रिश्ता है या अपने खेतों से उसका जो लगाव है, क्या वो इस श्रेणी में नहीं आता? मुझे तो लगता है वो काफी गहरा दिखाया गया है। स्रोत इस बिंदु पर थोड़ा अलग सोचते हैं। वो मानते हैं कि हाँ, लगाव दिखाया गया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसे अक्सर या तो सामाजिक आर्थिक जरूरत के तौर पर देखा गया या फिर उसे एक भावनात्मक लगाव तक सीमित रखा गया, सेंटिमेंटल अटैचमेंट। स्रोत का तर्क यह है कि वो जो गहरा, अस्तित्वगत, मतलब एग्जिस्टेंशियल और लगभग आध्यात्मिक सा रिश्ता किसान का अपनी जमीन से होता है, मौसम के चक्र से, बीज के फूटने से, बारिश की बूंदों से, जहां प्रकृति सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है बल्कि एक सक्रिय भागीदार है, एक एक्टिव पार्टनर। अच्छा, हाँ। उसे साहित्य ने शायद उस गहराई से नहीं उकेरा। ओके। इसके बजाय स्रोत कहते हैं कि इन लेखकों ने, जो यकीनन सामाजिक न्याय, जमींदारी उन्मूलन, गरीबी, शोषण जैसे बेहद जरूरी मुद्दों के लिए समर्पित थे, उन्होंने किसान के चित्रण में वैचारिक उन्मुक्ता को प्राथमिकता दी, मतलब आइडियोलॉजी को। उनके पात्र अक्सर सामाजिक अन्याय के शिकार या फिर उसके खिलाफ लड़ने वाले नायक के रूप में सामने आते हैं। सही बात है। कहानियां ज्यादातर सामाजिक मानविकी, मतलब सोशल एंथ्रोपोलॉजी के चश्मे से बुनी गई। रीति रिवाज, बोली, त्योहार, अंधविश्वास, आपसी झगड़े, ये सब कुछ है, उसमें कोई कमी नहीं। हाँ, वो सब तो है। लेकिन इसे अक्सर प्रगतिशील या समाजवादी विचारधारा के एक फ्रेमवर्क में फिट कर दिया गया। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? मतलब क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए रेणु के मैला आंचल में गांव का जो यथार्थ है, हाँ, उसमें लोगों का अपनी कोसी नदी से जो डर है या लगाव है या मौसम पर जो उनकी निर्भरता है,
उसे भी विचारधारा के रंग में रंग दिया गया। स्रोत का इशारा कुछ इसी तरफ है। हाँ, वो मानते हैं कि रेणु ने आंचलिक जीवन का बेहद सजीव चित्रण किया, इसमें तो कोई शक ही नहीं। कोई शक नहीं। लेकिन पात्रों की जो मुख्य चिंताएं हैं, उनके संघर्ष, उनकी पहचान, वो अक्सर सामाजिक और राजनीतिक विचारधाराओं के इर्द गिर्द घूमती हैं। जैसे समाजवाद, कांग्रेस की राजनीति, जाति के समीकरण। बिल्कुल। प्रकृति, नदियां, बीमारियां, ये सब मौजूद हैं, पर क्या वो सिर्फ एक सेटिंग है या चुनौती है, या फिर वो किसान के अस्तित्व के उस शारीरिक ताने बाने का हिस्सा है जिसे स्रोत दिवथ कह रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। स्रोत का मानना है कि फोकस ज्यादातर सामाजिक और वैचारिक संघर्षों पर रहा, उस गहरे पारिस्थितिक जुड़ाव पर शायद उतना नहीं, और शायद साहित्य में इसे वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। ये वाकई एक दिलचस्प कोण है सोचने का। और स्रोत इस बदलाव की, मतलब शारीरिक से वैचारिक पर जोर देने की वजह क्या बताते हैं? यह एक और बात सामने आती है जो आपने पहले कही, कि ये लेखक मुख्य रूप से किसानों के लिए नहीं लिख रहे थे। हाँ, भले ही उस समय देश की ज्यादातर आबादी गांव में रहती थी, उनका जो पाठक वर्ग था वो शहरी मध्य वर्ग था। हाँ। क्या इसका कोई असर पड़ा? हाँ, स्रोत इसे एक बहुत महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। उनका तर्क है कि उस समय का जो पाठक वर्ग था, खासकर शहरों में रहने वाला पश्चिमी शिक्षा पाया हुआ मध्य वर्ग जी, वो राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सुधार, स्वतंत्रता संग्राम और जो प्रगतिशील विचार थे, उनकी बहसों में ज्यादा रुचि रखता था। स्वाभाविक है। वैचारिक रूप से सजग पाठक वर्ग के लिए प्रस्तुत किया गया। अब इसमें किसानों का जो यथार्थ था, खासकर पर्यावरण के साथ उनका वो गहरा रोजमर्रा का अस्तित्वगत संबंध, उसे शायद इस प्रगतिशील या सामाजिक न्याय वाली कहानी के लिए या तो कम करके आंका गया, या फिर उसे लोक कथा, अंधविश्वास या पिछड़ेपन के रूप में चित्रित किया गया। इससे नायक तो बने, पर उनकी जड़ें विचारधारा में ज्यादा गहरी थीं, पारिस्थितिकी में, इकोलॉजी में कम। वो सामाजिक नायक थे, शायद पर्यावरणीय नायक नहीं। यानी कहानी किसानों की, लेकिन सुनाई जा रही थी शहरी पाठकों को, उनकी समझ और उनके सरोकारों के हिसाब से। कुछ ऐसा ही स्रोत का तर्क है। और इस प्रक्रिया में किसान का जो असल, वो धरती से जुड़ा हुआ रूप था, वो कहीं पीछे छूट गया। हाँ। अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम क्या हुए? क्या ये सिर्फ एक साहित्यिक चित्रण का मामला है, या इसके कुछ असल दुनिया में भी असर हुए? स्रोत यहाँ एक बहुत बहुत गंभीर चिंता जाहिर करते हैं। अच्छा। उनका मानना है कि ये सिर्फ साहित्यिक शैली या पसंद का सवाल नहीं है। ये जो नजरिया है जिसे यूनिवर्सिटीज में, एकेडमिक जगत में भी प्रमुखता मिली और जिसने साहित्य की मुख्य धारा को प्रभावित किया, हाँ। वो अनजाने में ही सही प्रगति और विकास के नाम पर जो पारिस्थितिक विनाश होता है, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन, उसको एक तरह की मौन स्वीकृति या वैधता दे देता है। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। इसे थोड़ा और समझाएंगे? मतलब साहित्य कैसे पारिस्थितिक विनाश को वैधता दे सकता है? स्रोत का तर्क कुछ इस तरह से चलता है। देखिए, साहित्य हमारी संवेदनाओं को, हमारी समझ को गढ़ने में एक अहम भूमिका निभाता है ना? बिल्कुल निभाता है। तो अगर साहित्य मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच के उस गहरे, अनिवार्य शारीरिक और यहाँ तक कि, जैसा स्रोत कहते हैं, आध्यात्मिक संबंध को नजरअंदाज करता है या उसे कमतर दिखाता है, तो वो एक ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देता है जो पर्यावरण को सिर्फ एक बाहरी वस्तु, एक संसाधन, एक रिसोर्स के तौर पर देखती है, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे जीता जा सकता है, जिसका शोषण किया जा सकता है। ओके, जरा सोचिए, अगर कहानियों में नदी, जंगल, पहाड़, जानवर, ये सब सिर्फ खूबसूरत बैकग्राउंड्स हैं या फिर बाधाएं हैं जिन्हें पार करना है, और मनुष्य का उनके साथ कोई गहरा आपसी रिश्ता नहीं दिखाया जाता, तो असल जिंदगी में भी उनके कटने, सूखने या उजड़ने पर हमें शायद उतना दर्द या उतनी चिंता महसूस नहीं होगी। हाँ, ये बात तो है। हम उसे शायद विकास की कीमत मानकर स्वीकार कर लेंगे। बिल्कुल। और स्रोत इसे खतरनाक मानते हैं क्योंकि ये मानसिकता हमें प्रकृति से काटती है और अंततः हमें उस विनाश की ओर ले जाती है जिसका सामना आज हम क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस के रूप में कर रहे हैं। बाप रे। स्रोत इसे सीधे तौर पर विलुप्ति, मतलब एक्सटिंक्शन की ओर ले जाने वाले रास्ते से जोड़ते हैं। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी कहानियां किस तरह दुनिया को देखने का हमारा नजरिया तय करती हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या स्रोत इन महान लेखकों को, प्रेमचंद, रेणु, यशपाल, जिन्होंने दलितों, शोषितों, किसानों की आवाज को इतना बुलंद किया, उनकी योगदान को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं
उनका जो सामाजिक यथार्थवाद है वो तो हिंदी साहित्य की एक अनमोल धरोहर है। स्रोत इस बात पर बहुत साफ हैं कि उनका उद्देश्य इन लेखकों के विशाल योगदान को कम आंकना या उसे खारिज करना कतई नहीं है। अच्छा। सामाजिक अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज, किसानों और वंचितों के जीवन का वो मार्मिक चित्रण और भाषा पर उनकी जो पकड़ थी, ये सब निर्विवाद है और हिंदी साहित्य के लिए अमूल्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। आलोचना का मकसद सिर्फ एक खास अनुपस्थित तत्व, एक मिसिंग एलिमेंट की ओर ध्यान दिलाना है। और वो तत्व है प्रकृति और परिवेश के साथ वो गहरा शारीरिक जुड़ाव। हाँ, वो इंद्रिय आधारित जुड़ाव जिसे स्रोत शारीरिक उन्मुखता कह रहे हैं, और साथ ही इस अनुपस्थिति के जो संभावित नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं उन पर विचार करने का एक आग्रह है, खासकर आज के गंभीर पारिस्थितिकी संकट को देखते हुए। इसे आप एक तरह से साहित्य और यथार्थ को समझने के दायरे को और फैलाने का एक निमंत्रण मान सकते हैं। मतलब जो औद्योगिक युग के स्थापित वैचारिक और साहित्यिक चौखटें, उनसे परे देखने का एक आह्वान। तो अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं तो स्रोत ये कह रहे हैं कि हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकारों ने किसान के सामाजिक आर्थिक जीवन, उसके संघर्ष, उसकी पीड़ा, इन सब को तो बहुत ताकतवर ढंग से उभारा, जो अपने आप में बहुत बड़ा काम था। बिल्कुल, बहुत बड़ा काम। लेकिन उसके वजूद का एक और अहम पहलू, उसका अपने परिवेश, अपनी धरती, हवा, पानी, मौसम, यानी जिसे स्रोत देवत कह रहे हैं। हाँ, देवत। उसके साथ जो रोजमर्रा का शरीर और इंद्रियों पर आधारित रिश्ता था, जिसे शारीरिक उन्मुखता कहा गया, वो शायद उतनी प्रमुखता या उतनी गहराई नहीं पा सका। फोकस वैचारिक उन्मुखता पर ज्यादा रहा। बिल्कुल, और स्रोत आगे ये जोड़ते हैं कि ये सिर्फ साहित्यिक विश्लेषण का विषय नहीं है, बल्कि इसके गहरे पारिस्थितिक मायने भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर साहित्य हमें अपने पर्यावरण के साथ गहरे जुड़ाव का एहसास नहीं कराता, तो शायद हम उसके प्रति उतने संवेदनशील और जिम्मेदार भी नहीं बन पाते। सही बात है। ये साहित्य समाज और पर्यावरण के जो आपसी रिश्ते हैं, उन पर एक अलग और जरूरी नजर डालता है। ये सचमुच एक गहरा विचार है। इसने मुझे तो सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम साहित्य को किन किन नजरियों से पढ़ते और समझते हैं, और शायद किन पहलुओं को हम अनजाने में ही अनदेखा कर देते हैं। कुछ हद तक मुद्गल का इशारा इसी तरफ है कि जब साहित्य इस शारीरिक उन्मुखता की जगह वैचारिक उन्मुखता को अपना लेता है, तो एक खतरनाक बदलाव आता है। क्या बदलाव? शरीर यानी किसान का पूरा वजूद, उसकी चेतना, वो अपनी जमीन से, अपनी पारिस्थितिकी से, अपनी इकोलॉजी से कट जाती है। हाँ, उसे उसके असली वास से उखाड़कर एक काल्पनिक वैचारिक दुनिया में लगा दिया जाता है, जैसे किसी समाजवादी यूटोपिया का सपना हो या राष्ट्रीय तरक्की की कोई कहानी। तो फिर साहित्य में हमें क्या देखने लगता है? अगर वो गहरा रिश्ता नहीं दिखता तो फिर क्या दिखता है? फिर साहित्य में उस मौलिक, गहरे, जिस्मानी रिश्ते की जगह एक तरह का सतही चित्रण ले लेता है। सतही? जैसे सोशल एंथ्रोपोलॉजी होती है ना, सामाजिक मानविकी। अच्छा, जैसे बाहर से कोई स्टडी कर रहा हो। बिल्कुल, जैसे कोई बाहरी शोधकर्ता किसी समुदाय का अध्ययन कर रहा हो। किसानों की जिंदगी बस उनके रीति रिवाज, उनकी बोली, उनके अंधविश्वास, त्योहार, लोकगीत, इन सब बाहरी चीजों में सिमट कर रह जाती है। उनका अपनी धरती, अपने मौसम, अपने पानी, अपने देवताओं के साथ जो जीता जागता सांस लेता हुआ रिश्ता है, वो गायब हो जाता है। मतलब साहित्य बस बाहरी खोल दिखाता है, अंदर की आत्मा नहीं। हाँ, कुछ ऐसा ही। और मुद्गल के हिसाब से इसका खतरा क्या है? ये बात सिर्फ किताबों और कहानियों तक तो सीमित नहीं रहती होगी। बिल्कुल नहीं, यहीं पर बात बहुत गंभीर हो जाती है। मुद्गल इस साहित्यिक रुझान को सीधे सीधे हमारे समय के सबसे बड़े संकट से जोड़ते हैं। किस संकट से? पर्यावरण के विनाश से, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन से। पर्यावरण विनाश से सीधा? हाँ, वो साफ लिखते हैं। मैं उनकी बात कोट करता हूँ। इस प्रकार हमारे पास ये सारे उपन्यास हैं जिसकी बुनियादी उन्मुखता प्रगति के नाम पर शरीर को पारिस्थितिकी से उखाड़कर एक वैचारिक और काल्पनिक समाजवाद में पुनः स्थापित करता है। और आगे ये उन्मुखता जो सामाजिक मानविज्ञान में निहित है, अनजाने में हम प्रगति के नाम पर पारिस्थितिक तबाही और पर्यावरणीय विनाश को वैधता देकर विलुप्त के करीब खींचे जा रहे हैं। बाप रे, ये तो बहुत बहुत सीधी और गंभीर चेतावनी है। जी, मतलब जिस तरह से हम कहानियां कहते हैं, जिस तरह से हम किसानों को या प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को समझते और दिखाते हैं, उसका सीधा असर हमारी धरती के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। मुद्गल का तर्क तो यही है। हम अपनी कहानियों से ही विनाश का रास्ता बना रहे हैं। हाँ, मुद्गल का इशारा यही है, और ये हमें वापस अनिष्ट का दस्तक की उस टूटन, बिखराव और हानि वाली थीम पर ले आता है।
हाँ, वो जुड़ता है। जब कहानियां अपनी जमीन से कट जाती हैं, जब वासी अपने वास से जुड़ाव खो देता है, तो विनाश तो होना ही है। मुदगल अपने किताब की भूमिका में एक और बहुत गहरी बात कहते हैं। वो वास शब्द को खोलते हैं। आश्रम वो जगह है जहां सनातन वास करता है। वास से वस्तु, वास से आवास, वास से वसु, वासी, वास्तविक, विश्वास, विशेष, व्यवहारिक। वास से ही सब कुछ। हाँ, शायद वो उस गहरी समझ की बात करें, उस चेतना की बात करें जो चीजों को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी इकाई के रूप में देखती है। हाँ, वो समग्र दृष्टि। वो चेतना जो वास और वासी के एक होने से पैदा होती है, जिसे उन्होंने शारीरिक उन्मुखता कहा। बिल्कुल, बहुत संभव है कि उनका इशारा इसी तरफ हो कि जब हमारी कहानियां, हमारी सोच, हमारी चेतना उस स्रोत से कट जाती है जो हमें असल में पालता है, पोषण देता है, यानी हमारा वास, हमारी प्रकृति, तो हम दिशाहीन हो जाते हैं, क्योंकि हम उस गहरे रिश्ते को भूल चुके हैं जो हमें थामे रखता है, जो हमें बताता है कि हम कौन हैं और हमारा असली घर कहाँ है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये निकल रहा है कि हमारे आधुनिक साहित्य ने, और शायद ये बात दुनिया भर के साहित्य पर भी लागू होती हो सकती है, उसने समाज के जरूरी मुद्दे उठाए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन इस कोशिश में उसने अनजाने में मनुष्य के अस्तित्व के एक बहुत गहरे आयाम को नजरअंदाज कर दिया। हाँ, एक बुनियादी आयाम को। वो आयाम है हमारा अपनी धरती, अपने परिवेश के साथ वो जिस्मानी, वो रूहानी रिश्ता। ये सिर्फ साहित्य या अकादमिक जगत की बहस नहीं है। बिल्कुल नहीं। कहानियों का अपनी जमीन से ये कट जाना, हमारी चेतना का अपनी जड़ों से उखड़ जाना, हमारे ग्रह के साथ हमारे रिश्ते पर, हमारे पर्यावरण पर सीधा और शायद विनाशकारी असर डाल रहा है। बिल्कुल, और यहाँ हमारे लिए जो बड़ा सवाल खड़ा होता है और जो मुदगल की किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है, वो ये है कि क्या किसानों की इस शारीरिक उन्मुखता, इस सहज ज्ञान को, जिसमें बाहरी दुनिया और भीतरी दुनिया एक है, जिसमें प्रकृति और मनुष्य अलग नहीं, क्या इससे हमारी आज की कहानियों में, हमारी आज की सोच में, हमारी जीवन शैली में फिर से ढूंढना, जगाना, पहचानना संभव है? क्या ये मुमकिन है? क्या उस पुराने गहरे जुड़ाव की तरफ लौटना हमारे आज के भयानक पर्यावरणीय और शायद आध्यात्मिक संकटों से निकलने का कोई रास्ता दिखा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और उस समाज का, उस सभ्यता का आखिर क्या हश्र होता है जिसकी कहानियां, जिसकी चेतना उस वास से ही संपर्क खो बैठती है, जो वासी को जन्म देता है, पालता है और धारण करता है? ये सवाल शायद हमारे आने वाले कल के लिए सबसे जरूरी सवालों में से एक है। बिल्कुल। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए एक जटिल और सोचने पर मजबूर करने वाले तर्क को समझने की कोशिश की। हिंदी साहित्य में किसानों के चित्रण में वैचारिक उन्मुखता का दबदबा और शारीरिक उन्मुखता की कथित कमी। और हमने ये भी देखा कि स्रोत इस साहित्यिक रुझान के संभावित पारिस्थितिक परिणामों के बारे में क्या गंभीर चिंताएं व्यक्त करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि साहित्य सिर्फ समाज का आईना ही नहीं होता, बल्कि वो समाज की सोच और संवेदनाओं को गढ़ता भी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हाँ, जरूर। अगर साहित्य वाकई हमारी समझ को इतना प्रभावित करता है और हमारी समझ हमारे कामों को दिशा देती है, तो क्या एक ऐसा साहित्य जो मनुष्य के अपने परिवेश के साथ इस गहरे शारीरिक और दैवत वाले रिश्ते के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो? क्या ऐसी कहानियां हमें अपनी धरती के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बना सकती हैं? ये एक अहम सवाल है। हाँ, सोचने के लिए एक विचार। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।